हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल से। एमकॉम का, बीबीए का बोल सकते हैं, या फिर एमबीए क्लासेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, हायर एजुकेशंस के लिए। तो एमसीक्यू हम देखते हैं, इसमें टॉप 50 देखेंगे कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल से। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फॉर फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहला है अ ग्रुप ऑफ रिपोर्ट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन वेरियस फाइनेंशियल एस्पेक्ट। जो ये एक ग्रुप रिपोर्ट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल को बताता है। सेकंड, अ ग्रुप रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय डाटा, एम्प्लॉय के डाटा को बताता है। या फिर एक कलेक्शन है ये ऑर्गेनाइजेशन के विजन मिशन का, या फिर इनमें से कोई सा नहीं है। तो देखिए, आंसर आपके सामने है पहला। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये वाला जो हमारा ग्रुप ऑफ रिपोर्ट। ये एक ऐसा रिपोर्ट है ग्रुप का जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक डिसएडवांटेज है। तो देखिए, पढ़ते हैं। पहला है द एबिलिटी टू टेल इफ अ बिजनेस वुड एबल टू पे द डेप्ट। क्या ये बताता है कि जो बिजनेस है वो डेप्ट को अपने पे कर सकता है या नहीं। डिटरमाइनिंग द सोर्स एंड यूज ऑफ कैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये डिटरमाइन करता है कि सोर्स बताता है और कहाँ पे यूज करना है उसके बारे में। या फिर थर्ड है चांस ऑफ मैन्युपुलेशन इन द रिपोर्ट फॉर ऑब्टेनिंग डेप्ट डेट द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट पे बैक। या फिर इसका ये एक डिसवांटेज है कि जो रिपोर्ट होता है उसमें मैन्युपुलेट करने का एक चांस होता है, ठीक है ना। या फिर जो लास्ट होता है वो है ए ईयरली रिपोर्ट दैट इन्वेस्टर कैन रेफर्स टू। या फिर ये इन्वेस्टर्स के द्वारा एक ईयरली रिपोर्ट है। तो देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें चांस होता है मैन्युपुलेशन का, कि मैन्युपुलेशन हो सकता है और जिसको ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट पे बैक, और ऑर्गेनाइजेशन उसको पे बैक नहीं कर पाती। थर्ड है, व्हाट डज अ बैलेंस शीट इंडिकेट आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। इनमें से कौन सा है जो कि बैलेंस शीट शो करता है, मतलब बैलेंस शीट क्या शो करता है, ये पढ़ेंगे। पहला है डेमोग्राफिक डिटेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब बैलेंस शीट डेमोग्राफिक एम्प्लॉय का क्यों बताएगा। द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लाइबिलिटीज असेट्स एज वेल एज स्टॉक होल्डर एंड इक्विटी। क्या जो बैलेंस शीट है वो ऑर्गेनाइजेशन के लाइबिलिटीज, असेट्स और स्टॉक होल्डर की इक्विटीज को बताता है। द रिपोर्ट रिगार्डिंग द वीकली रिपोर्ट बताता है प्रोग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ इन नॉन ऑफ द एबव। तो आंसर आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने 11 12 बीकॉम सब में पढ़ रखा है कि जो बैलेंस शीट है वो ओवरऑल लाइबिलिटीज और असेट्स को बताता है कंपनी की, ठीक है ना। आगे फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा है जो फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं है। बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, और रिपोर्ट विद द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये तो नहीं है, कि मिशन और विजन से क्या करना उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट का। और डी, रिपोर्ट रिगार्डिंग द कैश फ्लो, बिल्कुल है ये तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कि जो विजन और मिशन है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। फिफ्थ आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। इनमें से कौन सा है जो फाइनेंशियल पार्ट का रिपोर्ट है। द रिपोर्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल है। द रिपोर्ट विच डिटेल्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। द रिपोर्ट रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ कैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ये सभी रिपोर्ट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। आगे, इन बैलेंस शीट रिपोर्ट द टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स शुड बी एबल टू मैच द वर्थ ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रखा है कि जो बैलेंस शीट रिपोर्ट है वो टोटल असेट्स शुड बी एबल टू मैच, टोटल उसको दिखाता है, ठीक है। तो टोटल असेट्स के बराबर क्या होता है, टोटल यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रखा है, कुल मिलाकर के बोल रखा है ना कि टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स के बराबर क्या होता है। पहला ऑप्शन है द टोटल सम ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी और लायबिलिटीज को सम होता है, या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का होता है, या टोटल अर्निंग का होता है, या टोटल नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉय का होता है जिनको प्रीवियस ईयर में हायर किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, टोटल। देखिए, फॉर्मूला बन जाता है असेट्स बराबर आपको बन जाता है लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, ठीक है ना, ये बन जाता है आपका। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल स्टेटमेंट फॉर एक्सप्लेनिंग द कैश फ्लो। इनमें से कौन सा जो आंसर है मोस्ट सूटेबल है कैश फ्लो को लेकर के।
तो कैश फ्लो क्या होता है? रिपोर्ट रिगार्डिंग द असेट्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज। असेट्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज नहीं है ये, तो फिर रिपोर्ट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा। रिपोर्ट रिगार्डिंग एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के पर्पस को बताता है? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट रिगार्डिंग द चांस ऑफ रिपोर्ट रिगार्डिंग द चेंजेस इन कैश फ्लो फॉर पर्टिकुलर टाइम, ये वो रिपोर्ट है जिसमें ये दिखाता है कि कैश फ्लो में कितना चेंज आया एक पर्टिकुलर टाइम में। तो बिल्कुल सही बात है, थर्ड है इसका आंसर। ठीक है ना, आगे फिर ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पार्ट ऑफ लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट, इनमें से कौन सा है जो लायबिलिटीज है एक बिजनेस में? ठीक है, लायबिलिटीज का मतलब होता है पेमेंट करना, जो कि कंपनी के लिए एक पेमेंट बना पड़ा। डेप्ट, बिल्कुल सही बात है। डिविडेंड पेबल, ये भी लायबिलिटीज है। वेजेस दैट आर पेबल, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। आगे 9th है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशन कौन सा है? पहला है, देयर कैन बी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इन्वेस्टर्स, क्या ये एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इन्वेस्टर्स के द्वारा? नहीं, गलत है। देयर में बी ए मैनिपुलेशन डन इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज द रियल प्रॉफिट लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट शोन इन द इन्वेस्टर, क्या इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है स्टेटमेंट में रियल प्रॉफिट में हमारे में? तो नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो आगे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ डिटेल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक डिटेल्स प्रोवाइड करवाता है किसका? कैश फ्लो का ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट है वो नहीं है, बाकी ए पार्ट सही है। और इसका सॉरी, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये कैश फ्लो नहीं दिखाता है, क्योंकि कैश फ्लो के लिए कैश फ्लो दिखाएगा, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो नहीं दिखाता है। बाकी देखिए, पहला एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बिल्कुल सही बात है। और एक मैन्युपुलेशन का भी एक सब्जेक्ट है, अभी अभी हमने पढ़ा था ना मैन्युपुलेशन, ये किसका लिमिटेशंस है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनमें से हम किसको इंपॉर्टेंट टर्म बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टर्म में? तो पहला है, द रिपोर्ट रिगार्डिंग द एथिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एथिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना? द लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, अब कितनी छुट्टी मिली है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, इससे इसको क्या करना? सी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। देखिए, यहीं पे आंसर आपको पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैश फ्लो को, बैलेंस शीट को और इनकम स्टेटमेंट को शो करता है। आगे, इन द टर्म्स टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट कैन बी द मोस्ट सुटेबल फुल फॉर्म ऑफ CFC? तो देखिए, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या करना? क्यूबिक फीट पर सेकंड ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। यहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, आगे, व्हाट कैन बी सम ऑफ द कॉमन डेसिपिटेटेड आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम है? कॉस्ट ऑफ गुड्स, डेप्ट या टैक्स या ऑल ऑफ द अबव? बिल्कुल सही बात है, सब है। क्योंकि देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स भी मेंटेन करना जरूरी है, डेप्ट भी और टैक्सेस भी। ठीक है, आगे, what can be the most appropriate role of the income statement from the following option, इनमें से कौन सा है एक most appropriate role है इनकम स्टेटमेंट का? तो पहला है, the income statement help in learning about the business's performance on a year basis in terms of the overall profit and other significant aspect of the business। तो देखिए, ये बता रखा है कि इनकम स्टेटमेंट है ये हेल्प करता है हमको समझने में कि बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से चल रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट किस हिसाब से है। ठीक है ना, बी पार्ट है, इट हेल्प इन लर्निंग अबाउट द, क्या ये हमारी ये मदद करता है कि हम शेयर होल्डर्स उनकी इक्विटी और असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में समझ में आता है? क्या ये समझने में मदद करता है कि कैश में कितना इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, या फिर ये हेल्प करता है कि ओवरऑल कैश में कितना चेंजेस आया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, कि जो इनकम स्टेटमेंट है ये हेल्प करता है बिजनेस के परफॉर्मेंस को बताने में ईयरली बेसिस पे, और ओवरऑल प्रॉफिट को और अदर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स को जो उसके लिए जरूरी हैं। आगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज द मोस्ट सूटेबल रिगार्ड द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इनमें से कौन सा सूटेबल आंसर है? तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था, देखिए सी पार्ट इसका, असेट्स बराबर शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
आगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शन में से विच इज द मोस्ट सूटेबल, इनमें से कौन सा मोस्ट सूटेबल है विद रेफरेंस टू की फीचर्स ऑफ कैश फ्लो के लिए। तो देखिए पहला पढ़ते हैं हम, कैश फ्लो हेल्प टू शोइंग इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द कैश फ्लो ये दिखाता है कि ओवरऑल कितना कैश इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, या फिर कैश फ्लो हैज अ थ्री सिग्निफिकेंट ऑप्शन, इसके लिए थ्री सेक्शन होते हैं, असेट्स, लायबिलिटीज या शेयर होल्डर इक्विटी। आपने ये ऐसा पढ़ा है कहीं कि कैश फ्लो जब हम बना रहे थे क्लास 12th में तो असेट्स लायबिलिटीज आ रहा हो वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, गलत है। कैश फ्लो हेल्प इन शोइंग द एक्सपेंसेस रेवेन्यू, क्या कैश फ्लो ये दिखाता है कि बिजनेस में कितना खर्चा हुआ कितना इनकम हुआ? बिल्कुल गलत है। कैश फ्लो कैन बी यूज शोइंग बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पहला, कि कैश फ्लो है हमको ये शो करता है कि कैश कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, आगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शन में से व्हाट कैन बी द मोस्ट सुटेबल की फीचर्स ऑफ रिगार्डिंग बैलेंस शीट के रिगार्डिंग कौन सा की फीचर्स है? तो देखिए बैलेंस शीट क्या करता है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है जिसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज, एंड एक शेयर होल्डर इक्विटी भी आएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप कहाँ पर है। पहला ऑप्शन में बोल रखा है ये हेल्प करता है कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को बिजनेस का, बिल्कुल नहीं। सेकंड है हमारा, बैलेंस शीट शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, थ्री क्रूशियल सेक्शंस होती हैं इसमें, असेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, हमको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, आगे फिर भी आप पढ़ के देख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। 17 हो जाएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शन में से कॉल्ड अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो चार ऑप्शन देखे इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टर्म में है? इनकम स्टेटमेंट या कंपनीज विजन, नहीं है, सॉरी कैन नॉट बोल रखा है ना, तो नहीं है। इनकम स्टेटमेंट तो है, बैलेंस शीट भी है, कैश फ्लो भी है, तो कंपनी का विजन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंपनीज विजन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि इनकम स्टेटमेंट का क्या पर्पस है? ठीक है, तो पहला प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी तो चलो ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन तो बैलेंस शीट बताता है, इनकम स्टेटमेंट नहीं बताता। फाइनेंशियल पोजीशन, मूवमेंट इन कैश, फाइनेंशियल पोजीशन जो कैश है उसमें क्या है, मूवमेंट इन कैश प्रॉफिटेबिलिटी या फिर प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखिए इनकम स्टेटमेंट सीधा आपको एक ही चीज बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है ना, आगे, व्हाट कैन बी द मेजर ऑफ कैश फ्लो इन कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो कैश फ्लो है वो क्या मेजर करता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं? ठीक है ना, देखिए इसमें क्या रखा है, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड शेयर होल्डर इक्विटी, ये तो बैलेंस शीट वो करता है। डिक्रीज और इंक्रीज इन कैश अलोंग विद रेवेन्यू, क्या इंक्रीज और डिक्रीज कैश करता है विद रेवेन्यू के साथ, अलोन विद रेवेन्यू, एक वर्ड आ गया है अलोन विद रेवेन्यू, याद रखना, इसको भी देखना बताता हूँ। क्या ये रिकॉर्ड करता है एक्सपेंसेस, असेट्स, शेयर होल्डर इक्विटी एज वेल एज डिक्रीज एंड इंक्रीज इन कैश? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी, डिक्रीज और इंक्रीज इन कैश। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ यही देखता है कि कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ। ये वाला क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया क्योंकि अलोंग विद रेवेन्यू बोल रखा था। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, डिक्रीज एंड इंक्रीज इन कैश। आगे, व्हाट कैन बी द मेजर ऑफ द बैलेंस शीट इन टर्म्स ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या रखा है कि व्हाट कैन बी द मेजर ऑफ बैलेंस शीट है, क्या मेजर करके रखता है? जैसे अभी कैश फ्लो बताया तो इंक्रीज और डिक्रीज कैश को करता है, वैसे ही बैलेंस शीट क्या करता है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला ही ऑप्शन देखिए, असेट्स, शेयर होल्डर इक्विटी एंड लायबिलिटीज को मेजर करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन कैन बी मोर सूटेबल फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट, इनमें से कौन सा जो टर्म्स है वो मोस्ट सूटेबल है जो कि एक्सप्लेन करता है लायबिलिटीज ऑफ द इन द बैलेंस शीट की लायबिलिटीज को? तो देखिए पहला पढ़ते हैं, लायबिलिटीज रेफर्स टू थिंग्स ओड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो लायबिलिटीज है वो ये दिखाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का कर्जा है। लायबिलिटीज रेफर टू द टोटल सम ऑफ कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन डेप्ट टू अदर, लायबिलिटीज ये शो करता है कि ये टोटल सम होता है कैपिटल का एक ऑर्गेनाइजेशन का, और इज द इंडेप्ट टू द अदर, क्योंकि कितना उनको पेमेंट करना है दूसरी पार्टी को, या फिर लायबिलिटीज रेफर टू ओवरऑल कैपिटल को दिखाता है, नेट वर्थ को, या फिर जो
लाइबिलिटीज है वो ये दिखाता है कि मासेस डेट मे बी आइदर यूज और सोल्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसका आंसर आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा बी, कि जो लाइबिलिटीज है वो सम टोटल होता है कैपिटल का ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि इन डेप्ट टू द अदर, जो कि दूसरों का कर्जा होता है, डेप्ट कितना। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी कॉल्ड अ क्रूशियल पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा है जो कि कैश फ्लो में एक्टिविटीज होती है। तो देखिए 3 एक्टिविटीज होती हैं कैश फ्लो में, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा 12th में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी मोस्ट सुटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटिंग मार्जिन। इनमें से कौन सा सुटेबल आंसर है ऑपरेटिंग मार्जिन को लेकर के। तो ऑपरेटिंग मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट रेवेन्यू फॉर्मूला होता है। तो आप देख लीजिए, ये तो याद होगा आपको, बी याद कर लीजिए, ऑपरेटिंग मार्जिन इज इक्वल टू होता है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट रेवेन्यू। आगे, विच रिपोर्ट गिव्स द रिव्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। इनमें से कौन सा है जो आपको रिपोर्ट बताता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इनकम स्टेटमेंट, जस्ट अभी अभी हमने किया था कि कौन सा है इनकम स्टेटमेंट, क्या दिखाता है प्रॉफिटेबिलिटी को। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आया है तो कौन दिखाएगा उसको, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन असेट्स आर सेपरेट फ्रॉम लायबिलिटीज, जब असेट्स को लायबिलिटीज से लेस करते हैं तो असेट्स में यदि हम लायबिलिटीज को सेपरेट करते हैं तो किसके इक्वल होता है वो, कैपिटल के। तो देखिए कैपिटल का फॉर्मूला भी यही होता है हमारा। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कैपिटल का फॉर्मूला होता है, जस्ट मिनट, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स प्लस लायबिलिटीज, ये होता है हमारा। असेट्स आर सेपरेट फ्रॉम लायबिलिटीज, तो उसका आंसर आया था हमारा कैपिटल, कि हमने कैपिटल कितना लगा रखा है। आगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है उसको और क्या कहा जाता है, उसको याद रखना। जब बात प्रॉफिट की आ गई है तो आपको सीधा समझ में आ जाना चाहिए इनकम, तो इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे लगभग सेम, एक से ही आप 3 को कर सकते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, इनमें से किस चीज को आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो मैंने बताया था बैलेंस शीट क्या है, असेट्स और लायबिलिटीज है, कैश असेट्स है, बिल्डिंग असेट्स है, गुडविल असेट्स है। यहाँ पे रेंट है वो उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है ना। आगे, करंट असेट्स आर ऑल्सो नोन एज, करंट असेट्स को और क्या बोला जाता है, करंट असेट्स को और बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। अभी तक पता नहीं था तो पता कर लो, वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि करंट असेट्स ही बिजनेस में लगते हैं और वही बिजनेस में वर्क करते हैं, तो उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। आगे, द मेन ऑपरेशंस एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस आर टर्म्स एज, जो मेन ऑपरेशंस हैं बिजनेस में उनके खर्चे को उनको उनका जो टर्म्स है वो क्या है। तो पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी ये समझिएगा कि जो मेन ऑपरेशन एक्सपेंसेस हैं तो ऑपरेशन एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से ही तो निकलेंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आगे, कैश रिसीप्ट्स फ्रॉम सेल्स फिक्स्ड असेट्स, ये जो कैश रिसीप्ट है वो रिसीव होता है फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जब आप फिक्स्ड असेट्स को बोलते हैं भेजते हैं तो कैश रिसीप्ट आपको मिलता है, आर रिकॉर्डेड अंडर द हेड, उसको किसके अंडर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए आपने क्या बेचा है पहले समझिएगा टर्म्स को, सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स को बेचेंगे आप या असेट्स को खरीदेंगे तो कैश फ्लो में कौन सी एक्टिविटी में करते थे आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। आगे, करंट असेट्स डेट कैन बी ट्रांसफर इनटू कैश, जब करंट असेट्स को हम ट्रांसफर करते हैं इनटू कैश में विद इन 3 मंथ, 3 मंथ के अंदर अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्योंकि आपको पता होगा कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है या तो वो कैश हो या फिर कैश के लगभग बराबर ही माने जाते हो। ठीक है, क्योंकि उनको जैसे गोल्ड है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसको हम बहुत जल्दी से क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली कैश में कन्वर्टेबल कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। 32 अ मेथड यूज्ड इन अ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, एक ऐसा मेथड जो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन साइज एनालिसिस। मैं दोबारा बताता हूँ, जिसमें हम
कंपेरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ते हैं। याद कीजिए, मैं याद दिलाता हूँ आपको, क्लास 12 का चैप्टर नंबर पहला नहीं दूसरा या तीसरा था, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव और कॉमन साइज बनाते थे कि नहीं बनाते थे। तो एक ऐसा मेथड जिसमें हम कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वो क्या है, कॉमन साइज एनालिसिस। ठीक है ना, नहीं है तो एक बार बुक खोल के देख लीजिएगा। आगे 33, विच स्टेटमेंट शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड। देखिए कौन सा इसमें बोल रखा है, जो फ्लो ऑफ कैश है और कैश इक्विवेलेंट है ड्यूरिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए इसमें दिखा रखा है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। विच स्टेटमेंट है बोल रखा है, कौन सा स्टेटमेंट कैश फ्लो को दिखाता है और कैश इक्विवेलेंट्स को दिखाता है फाइनेंशियल पीरियड में। तो ऑब्वियस सी बात है, कैश फ्लो को तो कैश फ्लो ही दिखाएगा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दिखाएगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, आगे द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस में कवर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस किस में आता है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टेटमेंट, ये तो इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, या ऑल ऑफ द अबव आर फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना, सी ऑप्शन है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, इसको दिखाता है, ये टर्म है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों टर्म में आता है आपका। ठीक है, आगे द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज, जो जो बैलेंस शीट होता है वो किस फॉर्म में होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन लगभग दोनों सेम ही कर दिए हैं। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो जाएगा आपका आंसर। आगे द टर्म्स करंट असेट्स डजंट कवर, जो टर्म्स है करंट असेट्स वो किस में कवर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए डेप्टर है वो हमारे करंट ही होते हैं, स्टॉक भी करंट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी अभी का होता है, कार है, कार एक क्या है, लॉन्ग टर्म है, एक कैपिटल है हमारा, लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म को हम करंट असेट्स नहीं बोलते, इसको लॉन्ग टर्म में ये हमारा नॉन करंट असेट्स है क्योंकि लंबे समय तक चलने वाला था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार। ठीक है, आगे 37 आता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसको और क्या बोला जाता है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट। याद करिए प्रॉफिट की बात आ गई इसमें। ठीक है ना, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ट्रू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के। तो पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ समरी ऑफ अकाउंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो समरी बताता है अकाउंट का, तो बिल्कुल सही बात है। आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी स्टेटेड एज रिकॉर्ड फैक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स को फैक्ट की रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करता है, तो दोनों ही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। 39 है हमारा, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड बैलेंस शीट आर सिनोनियम्स, जो बैलेंस शीट है जो फाइनेंशियल पोजीशन है और बैलेंस शीट है, क्या दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स है। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। कैसे, क्योंकि बैलेंस शीट ही तो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस का, इसलिए वो एक दूसरे के सिनोनियम है। ठीक है, आगे शेड्यूल अटैच्ड विद द बैलेंस शीट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसमें बोल रखा है जो शेड्यूल हैं वो अटैच होते हैं हमारे विद द बैलेंस शीट से फ्रॉम अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट है जो कि अटैच है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये भी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ओनली इंट्रीम रिपोर्ट, क्या जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो इंट्रीम है, मतलब सिर्फ अंदर का ही है, तो बिल्कुल गलत बात है, तो अंदर का नहीं है, वो अंदर बाहर दोनों का होता है। आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज एनुअल रिपोर्ट, बिल्कुल सही बात है कि एनुअली इसको निकाला जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हिस्टोरिक, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं क्या वो हिस्टोरिक होते हैं, मतलब पुराने चीज को भी वो रिकॉर्ड करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 2 एंड 3। आगे 42, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी आर आउटकम्स ऑफ द समराइजिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्ट बेसिस फॉर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का वो क्या समराइज को बताता है और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग किस बेसिस पे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है इसका पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस,
ए कंक्लूजन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इट डिटरमाइन ओनली प्रॉफिट एंड बिजनेस। इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है थर्ड, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का वो आउटकम समराइज करता है उस प्रोसेस में किस बेसिस पर, कि कंक्लूजन क्या निकला है हमारा अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे 43 फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मीन्ड फॉर कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि फाइनेंशियल जो कम्युनिकेशन है उसमें बात करें किस चीज़ के लिए, इस तो दोबारा समझना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका मतलब है कि फाइनेंशियल कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तुम किससे बात कर सकते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, टैक्स अथॉरिटीज से बिल्कुल, गवर्नमेंट से बिल्कुल, और एम्प्लॉय या इन्वेस्टर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। आप सभी से फाइनेंशियल स्टेट इंफॉर्मेशन से उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे द एडजेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका प्रिपेयरिंग का इन्वॉल्व क्या क्या होता है उसमें, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, कैश फ्लो का इन्फॉर्मेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बिल्कुल होता है। ठीक है, आगे इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अर्निंग कैपेसिटी को बताता है बिजनेस की, बिल्कुल सही बात है। जज इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट को क्या हम जज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला है हमारा द स्टेटमेंट दैट डिसिप्स द मूवमेंट ऑफ फंड एंड चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मूवमेंट है फंड का और एंड चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है हमारा। तो देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि मूवमेंट करता है फंड को और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस आए इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है ना। आगे द असेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन हिस्टोरिक कॉस्ट। जो असेट्स है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेसिस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों किया जाता है, तो देखिए इसका ऑप्शन आता है पहला मनी मेजरमेंट पोस्टुलेट, रियलाइज्ड पोस्टुलेट्स, गोइंग कंसर्न, या बोथ बी एंड सी। तो देखिए वैसे तो इसमें एग्जैक्ट दे नहीं रखा है, जो रिकॉर्ड किया जाता है इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर एक हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल करके आता है, ठीक है ना, तो उसके आधार पर इसको किया जाता है। आप इसमें ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है, आप इसको बी कर लीजिए, रियलाइजेशन पोस्टुलेट, ठीक है ना, इसके आधार पर इसको किया जाता है। आगे अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट वाइल प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस, ये बोल रखा है जो पोस्टुलेट है इसके हिसाब से जब हम प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं बिजनेस का, समझिएगा, तो द रेवेन्यू इंक्लूड सेल्स ऑफ द ईयर्स विच इज इट्स अंडरटेकन इवन सेल प्राइस इज रिसीव्ड ऑफ अ नंबर ऑफ ईयर नेम द पोस्टुलेट्स। तो देखो इसमें बोल रखा है, मैंने जैसे बताया था कि जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है तो रेवेन्यू इसमें इंक्लूड किया जाता है सेल्स एवरी ईयर, हर साल जो सेल्स किया जाता है प्रोडक्ट को, तो वही ओरिजिनल प्राइस पे। देखिए सेल्स की बात आ गई है और ओरिजिनल प्राइस की बात आ गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा रियलाइजेशन पोस्टुलेट। तो देखिए ऊपर वाला जो गलत था वो यहाँ पे सही हो गया। आगे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी मिल रहा है आपको अगेंस्ट शेयर वारंट के अगेंस्ट में, शेयर वारंट बेचने के बाद कम्स अंडर विच हेड, तो कौन से हेड के अंदर आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए शेयर होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए शेयर होल्डर फंड्स के द्वारा। ठीक है, आगे लास्ट है हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कम्स अंडर, जो कैपिटल है जो कि प्रोग्रेस में लगा हुआ है उसमें क्या आएगा ऑफ द बैलेंस शीट, कैपिटल वर्क इन अ बिजनेस। देखिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कम्स अंडर द आएगा फिक्स्ड असेट्स के। ठीक है, तो उससे आपको ये सभी एमसीक्यूज आपको कवर हो गए होंगे। पीडीएफ चाहिए आपको तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सॉरी कमेंट करें आपकी पीडीएफ, तो आफ्टर डेट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।